नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा सीएपीएफ एनपीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में यूपीएस को लेकर। यूपीएस को लेकर इस समय काफ़ी सब्सक्राइबर्स के अंदर भ्रम पैदा हो रहा है कि हमें यूपीएस लेना है या एनपीएस लेना है। तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से एनपीएस और यूपीएस दोनों में अंतर बताऊंगा और दोनों का जो गवर्नमेंट के द्वारा एक एफएक्यू जारी किया गया है जिसमें 52 क्वेश्चन हैं, मतलब जो पूछे जाने वाले अक्सर जो क्वेश्चन हैं जिस पे सबसे ज़्यादा चर्चित हैं उनका गवर्नमेंट के द्वारा एफएक्यू के तहत उन्होंने 52 क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं, जो कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। आपको जैसे हिंदी में अगर अच्छा लगता है तो आप हिंदी में देख सकते हैं, और अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। मैं दोनों ही पीडीएफ आपकी दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पे। अब हम बात करते हैं कि यूपीएस को लेकर सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भारत सरकार राजपत्र, जिसे गजट बोलते हैं, ये भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को यह नोटिफिकेशन आया था और इसमें यूपीएस को लेके काफ़ी सारे डिटेल्स दी गई थी कि यूपीएस कब लागू होगा, इसमें क्या क्या स्कीम्स है, इसे कौन कौन ले सकता है। तो मैंने यूपीएस को लेके इस 24 जनवरी 2025 के नोटिफिकेशन पर भी एक वीडियो बनाई थी जो इससे पहले अपलोड की थी। अभी जो भारत सरकार द्वारा एक नया गजट लाया गया है, ये राजपत्र जिसको हम गजट बोल रहे थे, ये अभी अपडेट करके भारत सरकार द्वारा इसमें काफ़ी जो क्वेरियाँ थी वो कुछ संशोधन हुए हैं और ये दूसरा गजट 19 मार्च 2025 को भारत सरकार के द्वारा इसे नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। अब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एफएक्यू जो टोटल 52 क्वेश्चन हैं, जो आपको देखिए, आपको जो स्क्रीन पे जो एसएमएस दिखाई दे रहा है ना, इस टाइप का एसएमएस सभी को आ गया होगा और ये जिसको नहीं आया है उसको आ जाएगा। तो इस एसएमएस पे हम आज डिस्कस करेंगे कि किस लिए आ रहा है और हमें क्या डिसाइड करना है, क्या यूपीएस लेना है या एनपीएस लेना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि इस टाइप के फेक एसएमएस भी आ सकते हैं, तो कृपया उन फेक एसएमएस से बचें। किसी पर बिना जाने सोचे समझे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। तो आप जब क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इस टाइप का स्लैब खुल के आएगा, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ। देखिए आपको ये इस टाइप का एक एसएमएस आया होगा, जो ये सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा है ADPTN NPS, और ये डियर सब्सक्राइबर्स, यूनिफाइड पेंशन स्कीम विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 क्लिक। तो ये जो लिंक दिया हुआ है, तो देखिए जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से ये ऐसे आगे बढ़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा इस टाइप से, ये प्रोटीन लिखा हुआ है और ये जो एनपीएस का है, देखिए यहाँ पे लिखा है होम यूपीएस, ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद जो एफएक्यू, ये जो लिखा है ना एफएक्यूएस, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एफएक्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें 52 क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट द्वारा क्लियर किए गए हैं, वो आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एफएक्यू हो गया। उसके बाद जो आपको यूनिफाइड पेंशन का जो दिया है जिसके बारे में, आपको यहाँ पे उसके बारे में भी ये देखिए डिटेल्स आपको, ये देखिए यहाँ पे पीएफ, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो पीएफआरडी नोटिफिकेशन लिखा है, आपको ये जो गजट निकला हुआ है 19 मार्च को, तो ये यहाँ पे आपका ओपन हो जाता है। और ये जो इसके लिए देखो सब्सक्राइबर्स द्वारा ये लिखा है ना रजिस्ट्रेशन यूपीएस, और ये माइग्रेट टू यूपीएस, और ये यहाँ पे जो आस्क जो यूपीएस जो 52 क्वेश्चन जो बताए गए हैं इस यूपीएस के तहत, जैसे आप इस पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे पीडीएफ इस टाइप से ऐसे ओपन होगा आपका। और जैसे ही आपका ये ओपन होगा तो देखिए यहाँ पे ये गवर्नमेंट के द्वारा 30 मार्च 2025 को ये एफएक्यू जो यूनिफाइड पेंशन द्वारा जो क्वेश्चन है, ये देखिए आपको जैसे 1 नंबर सीरियल से लेके ये यहाँ पे आप जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में चाहिए तो आपको, और अगर आपको हिंदी में तो मैंने हिंदी में भी इसको कन्वर्ट करके इस वीडियो में आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, आपको 1 से लेके 52 क्वेश्चन। और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए एनपीएस और यूपीएस ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एनपीएस के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे डिसाइड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये हमारे जो यूपीएस को लेके काफ़ी ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं, और ये तो आपको सभी को मालूम ही है कि ओपीएस ही है, और यूपीएस और एनपीएस दोनों ही एक से बढ़ के एक हैं। हम किसी को भी बेस्ट नहीं कह सकते हैं। ओपीएस की तुलना में तो ना ही एनपीएस है और ना ही यूपीएस है, बट
ये सब कुछ बहुत बड़े लेवल की बात है, ना आपके ना मेरे हाथ का है। मैं खुद यूपीएस के अंडर आता हूँ, तो हम इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते। बट हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो हमें दिया जा रहा है स्कीम्स, हमें उसके बारे में जानना हर एक सब्सक्राइबर्स का अधिकार है और उसे समझना चाहिए, क्योंकि डिसाइड आपके द्वारा ही किया जाएगा। अगर आपने जो एक बार डिसाइड कर दिया, आप वापस यूपीएस में नहीं आ सकते। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के, ये बहुत ज़रूरी जानकारी है जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है कि आपको यूपीएस लेना है या नहीं लेना है। तो इससे संबंधित आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। मैं आपको ये देखिए, इस टाइप के ये 52 क्वेश्चंस हैं टोटल। यहाँ पे मैं आपको हिंदी में बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो हिंदी हर किसी को समझ में आता है, और जिस किसी को अगर इंग्लिश में है तो ये देखिए टोटल 52 क्वेश्चन है लास्ट। तो आप यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे हाई लिखेंगे, मैं आपको एफएक्यू इंग्लिश या हिंदी में जैसे आपको चाहिए होगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि एफएक्यू क्या क्लियर किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये इस टाइप का आपको यहाँ पे फॉरम से भी आएंगे। ये देखिए नोडल ऑफिस कॉर्नर आ रहा है, ये फॉरम है। हमें इस फॉरम के बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे, कौन सा फॉरम कब और कहाँ कैसे यूज, और किसको कौन सा फॉरम यूज करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम चलते हैं कि आपका जो एफएक्यू है ये जैसे कि आपको मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है आपकी सुविधा को देखते हुए। और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 30 मार्च 2025 को ही इसे रेडी कर दिया गया। उसके बाद अब देखिए सबसे पहले जो लिखा है कि एकीकृत पेंशन योजना क्या है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के तहत आने वाले जो कर्मचारी हैं, जो एनपीएस के अंडर हैं, वो ही यूपीएस को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है, निर्धारित के आधार पर सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या मौजूदा केंद्र सरकार का कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए पात्र है। तो हाँ, 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में मौजूद केंद्र सरकार का कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत, मतलब यानी कि वो एनपीएस के अंदर आ सकता है, वो इस ऑप्शन को चुन सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या नवयुक्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए पात्र है, मतलब जो नई ज्वाइनिंग ले रहे हैं, क्या वो यूपीएस को चुन सकते हैं। तो हाँ, 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले नवयुक्त केंद्र कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए पात्र हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, तो ये यहाँ पे क्या 31 मार्च 2025 से पहले सेवानिवृत्त हुए केंद्र सरकारी कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए पात्र हैं। तो ये है जैसे जिन्होंने जॉब छोड़ दिया है, डिस्चार्ज लेके चले गए हैं, क्या वो भी इस यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं क्या। हाँ, एनपीएस के तहत कवर किए गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए और जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, मतलब जैसे जो सरकार ने इस गजट में दी गई हैं, ये सारी शर्तें अगर वो पूरे करते हैं और न्यूनतम उनकी 10 साल सर्विस है, और जो भी इसमें जो दिया गया है देखिए 4 नंबर में, ये सारी शर्तें अगर वो पूरे करते हैं तो वो भी यूपीएस का लाभ ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा, उन्हीं पे टॉपिक पे वो किया जाएगा। बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं, आपको इस पीडीएफ इसीलिए इसमें अपलोड किया गया है कि आप एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे करके आप पढ़ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं कि यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को कौन से फॉर्म भरने होंगे। तो देखिए जो फॉर्म नाम यूपीएस में जो चुनने की पात्रता है, ये जो लिखा है फॉर्म A1, देखिए आपको लिखाई दे रहा होगा, जो 1 अप्रैल 2025 को उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले नए जो भर्ती होंगे ना, जिनको जो नई ज्वाइनिंग है 1 अप्रैल के बाद या 1 अप्रैल को 2025 में, वो A1 फॉर्म भरेंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्म A2 जो एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के अंतर्गत आने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के वर्तमान सदस्य लेने के पात्र केंद्र सरकारी कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। ये जो अभी प्रेजेंट में है, जो अभी एनपीएस के अंडर आते हैं और वो यूपीएस में जाना चाहेंगे, तो उनको A2 फॉर्म भरना होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पात्र मौजूद 31/3/2025 तक केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प चुनने की समय सीमा क्या है।
मेरा इसमें इस क्वेश्चन के द्वारा है कि आपको इसमें जो यूपीएस चुनना है उसके लिए समय सीमा गवर्नमेंट के द्वारा क्या निर्धारित की गई है। तो देखिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से 3 माह यानी कि अप्रैल मई और जून 30 जून के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा अनुमति ऐसी विस्तारित समय सीमा के भीतर विकल्प चुनना होगा। मतलब आपको ये विकल्प 30 जून से पहले पहले आपको देना होगा क्या आप यूपीएस में जाना चाहते हैं या फिर आप नहीं जाना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये धीरे धीरे देखिए जैसे आपको जो पीडीएफ चाहिए मैंने ये पीडीएफ अपलोड की हुई है, आप इसे स्टॉप कर करके आप यहाँ पे वीडियो को देख सकते हो। अब हम बात करते हैं क्या यूपीएस का विकल्प बाद में बदला जा सकता है। तो इसमें है नहीं, एक बार चुनने के बाद आप यूपीएस का एनपीएस में वापस नहीं आ सकते। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर एक क्वेश्चन को समझें और हमारे लिए यूपीएस बेस्ट है या नहीं उसके बाद ही आप ऑप्शन अपना सिलेक्ट करें। दूसरा, यदि अगर कोई भी कर्मचारी अगर अपना विकल्प नहीं चुनता है तो उसको एनपीएस में ही समझा जाएगा। इसीलिए आपको सोच समझ के आपको यूपीएस लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। यूपीएस के अंतर्गत विकल्प फॉर्म खाता खोलने का फॉर्म ग्राहक को कहाँ जमा करना होगा। तो जैसे कि फॉर्म आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर कार्यालय जैसे डीडीओ में जो आपको जो ब्रांच होती है अकाउंट ब्रांच, यहाँ पे डीडीओ होता है यूनिट के अंदर, वहाँ पे वो अपना आप फॉर्म जमा कर सकते हैं जैसे पहले एनपीएस का जमा करते थे आप। ठीक है, उसके बाद हम ये जैसे क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या यूपीएस ग्राहक अभी भी स्वैच्छिक एनपीएस टीयर 2 और टीयर 1, जैसे हम जो इन्वेस्ट पर्पज से खोलते थे, मैंने टीयर 2 और टीयर 1 पे वीडियो भी बनाई हुई है कि टीयर 2 क्या है, कैसे खोलते हैं और कौन खोल सकता है, ये एक ऑप्शनल अकाउंट है। तो आप टीयर 2 के नाम से वीडियो सर्च मार के देख सकते हैं। तो मेरा इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि क्या आप टीयर 2 खोल सकते हैं। तो हाँ, यूपीएस के ग्राहक स्वैच्छिक रूप से ऑनलाइन सिटीजन मॉडल के तहत एनपीएस टीयर 1 और टीयर 2 खातों को यूपीएस के साथ एक ही प्रान नंबर के तहत एक अलग खाते के रूप में रख सकते हैं। यूपीएस के तहत योगदान से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 की सॉरी। एनपीएस से यूपीएस में माइग्रेशन पर मेरे मौजूदा कॉर्पस का क्या होगा। मतलब जो आपका एनपीएस में अभी जो कंट्रीब्यूशन है इसका क्या होगा। तो एनपीएस से यूपीएस में माइग्रेशन पर सब्सक्राइबर का कॉर्पस यूपीएस से जुड़े प्रान नंबर में ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्यक्तिगत कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस क्या है। देखिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि व्यक्तिगत कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, क्योंकि इसी का मेन रोल है। तो देखिए व्यक्तिगत कॉर्पस का मतलब है यूपीएस के तहत सब्सक्राइबर्स के प्रान नंबर में उपलब्ध कॉर्पस का मूल्य, जो हमारा खुद का पैसा जो कट रहा है, जो प्रान नंबर उपलब्ध है, वो हमारा व्यक्तिगत कॉर्पस हुआ, नाम से ही क्लियर हो रहा है। और बेंचमार्क कॉर्पस एक काल्पनिक मूल्य है जिसकी गणना सीआरए द्वारा व्यक्तिगत कॉर्पस के साथ तुलना के लिए की जाती है। मतलब वो ये एक सीआरए द्वारा एक डिसाइड किया जाएगा कि कितना इसका कॉर्पस होना चाहिए था, वो एक बेंचमार्क बनाएंगे। तो ये से तुलना होगा। ये डिफॉल्ट निवेश के एनपीएस पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए नियम 12 और विनियमों की अनुसूचियों में दिए गए उदाहरण देखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28। ठीक है, आपको जो जहाँ पे जो सारी क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप वीडियो को होल्ड करके आप अपने क्वेश्चन को समझ सकते हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में भुगतान कब शुरू होगा। देखिए सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये न्यूनतम 25 वर्ष के हर एक सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तिथि से शुरू होगा जिस तिथि में कर्मचारी सेवानिवृत्ति लेता यदि वह सेवा में बना रहता है। मतलब कहने का मतलब जब उसकी सुपर एनुएशन एज हो जाएगी यानी कि 60 साल, उसके बाद ही चाहे वो 25 साल पहले छोड़ देते हैं या 25 साल करके छोड़ते हैं या 10 साल या फिर 60 साल, उनकी जो पेंशन की जो डेट रहेगी वो सुपर एनुएशन डेट से ही स्टार्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यूपीएस के तहत न्यूनतम गारंटीकृत भुगतान की राशि क्या है। मतलब ये एक तरह से सुनिश्चित पेंशन जिसको बोलते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए और उसकी प्रति माह 10,000 रुपये न्यूनतम गारंटी भुगतान यानी कि सुनिश्चित पेंशन के रूप में 10,000 रुपये दी जाएगी। और यह भी आपको 60 साल सर्विस होने पर ही शुरू किया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यूपीएस के तहत
पारिवारिक भुगतान क्या है? मतलब कि जैसे कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान क्या सिस्टम है यूपीएस का। तो मेरा जो इसके तहत आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है अकस्मात, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर किसी के साथ हो जाता है तो उसकी फैमिली को जो पेंशन मिल रहा था उसका टॉपअप राशि का 60%, मतलब जो पेंशन अमाउंट था मान के चलो 10,000 है तो उसका 60% उसको फैमिली को पारिवारिक पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा। उसके बाद हम इसमें जो मिलने वाले लाभ, क्या क्या लाभ मिलेंगे, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये एक मुश्त भुगतान भी मिलेगा। सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त की तारीख से तुरंत बाद देय मासिक टॉपअप, मतलब जो 10% मिलना है वो भी मिलेगा। लागू महंगाई भत्ता, ये सारी चीज़ें जो जैसे जैसे जो ओल्ड पेंशन के तहत ही इसका रूल्स बनाया गया है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन नंबर जो भी आपको बारीक से पढ़ना है आप वहाँ पे वीडियो को पुश कर सकते हैं। तो क्या यूपीएस के तहत एक मुश्त भुगतान का कोई प्रावधान है? तो हाँ, अहरकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण 6 महीने की अवधि के लिए अंतिम आहरित मूल वेतन प्लस एनपीए और डीए के 10वें हिस्से के बराबर एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा। तो देखिए जैसे कि ये आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये किस टाइप से कैलकुलेशन हो रहा है। देखिए मैंने इसको कैलकुलेशन करके आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई हुआ है कि आप अपना कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका जो आपको एक मुश्त राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी और कैसे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ठीक है, कि अंतिम निकासी प्रतिशत क्या और कितना होगा, मतलब जो अंतिम भुगतान है ना जो वो हमारा कितना मिलेगा। जैसे एनपीएस में कितना मिलता था, अगर आप वॉलंटरी जाते हैं तो टोटल का 20% मिलता था, और अगर आप सुपर एनुअल जाते हैं तो टोटल का 60% मिलता था। तो यूपीएस में कितना मिलेगा, तो यूपीएस में सब्सक्राइबर्स के पास जो सब्सक्राइबर्स का कंट्रीब्यूशन और प्लस गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो दोनों में से सबसे कम होगा, मतलब दोनों में से जो कम होगा उसी का 60% के रूप में कर्मी को ये एक मुश्त राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा। समझ में आ गया, मतलब आपका जो इंडिविजुअल का कॉर्पस और बेंचमार्क का कॉर्पस दोनों में से जो कम होगा उसका 60% आपको पे आउट कर दिया जाएगा, मतलब एक मुश्त राशि दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, क्या यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं यदि कर्मचारी को हटा दिया गया, मतलब अगर किसी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि कर्मचारी को हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है या उसने सेवा से इस्तीफा दे दिया है। नहीं, ऐसे कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या इस्तीफा देने की स्थिति में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामले में एकीकृत पेंशन योजना विकल्प लागू नहीं होगा, मतलब वो यूपीएस उस पर लागू ही नहीं होता, वो यूपीएस के अंडर कवर नहीं होगा। तो कृपया अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, क्या कोई ग्राहक सेवा अवधि के दौरान आंशिक निकासी कर सकता है। आंशिक निकासी मतलब जो सर्विस रहते हुए आप जो अपना 25% निकालते थे एनपीएस में, वही सेम यहाँ पे हाँ यूपीएस या एनपीएस के तहत नामांकन की तारीख से 3 साल जैसे उसमें था वही लॉकिंग अवधि है, और आप पूरी सर्विस में वही 3 बार निकाल सकते हैं। और जो व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्फ कंट्रीब्यूशन है, इसमें गवर्नमेंट का और इंटरेस्ट जो मिलता है हमें उसका नहीं, ओनली फॉर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का 25% ही आंशिक निकासी के रूप में अनुमति है। वो सेम एनपीएस वाला ही रूल है जो एनपीएस में था। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, यूपीएस के तहत आंशिक निकासी के लिए कौन से उद्देश्य अनुमत है। वही सेम जैसे एनपीएस में था, बच्चों की पढ़ाई, उच्चतम पढ़ाई या शादी, आवास खरीदने या उसे मरम्मत करने के लिए, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ये सेम जो एनपीएस में था वही है यूपीएस। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 से बात करते हैं कि यूपीएस के तहत कितनी बार आंशिक निकासी की जा सकती है। वही सेम यूपीएस में जो मैंने आपको बताया था, यूपीएस चुनने से पहले एनपीएस के तहत की गई निकासी सहित अधिकतम 3 बार, वही सेम जैसे हम एनपीएस में पहले करते थे, वही विड्रॉल का रूल सेम है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम अब आपको ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे 51 है, क्वेश्चन नंबर 52 है। मैंने सभी को इसीलिए ब्रीफ नहीं किया है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और अपनी पेंशन कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आपका एक मुश्त राशि कैसे मिलेगी और 60% कैसे मिलेगा, मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि किसी सब्सक्राइबर्स की कोई क्वेरी रहती है यूपीएस को लेके, आप मेरे दिए गए नंबर पे आप हेल्प ले सकते हैं।
दूसरा, आपको एनपीएस और यूपीएस बहुत ही सोच समझ के आपको ये डिसीजन लेना है। मेरा तो आपसे पर्सनल सजेशन यही है कि अभी आप होल्ड करें, जल्दबाजी ना करें। जब तक आपको समझ नहीं आता है क्लियर, आप कोई भी विकल्प चुनने के लिए अभी ना करें। दूसरी बात, अभी ओपीएस को लेके भी अभी उसमें कोर्ट में अभी जारी है, तो अभी चल रहा है, इस पर कोई डिसीजन नहीं आया हुआ है, पूछ सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनपीएस रिलेटेड कोई भी न्यू वीडियो आती है वो हम सबसे पहले अपलोड करते हैं, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।